नमस्कार। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? वैसे आज के सेशन के अंदर हम लोग हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से रिलेटेड एक आर्टिकल है, आर्टिकल 130, उसको पढ़ेंगे और उसके पढ़ने के दौरान हम लोग जानेंगे कि हमारा जो माननीय सुप्रीम कोर्ट है उसकी सीट कहाँ कहाँ पर हो सकती है। आमतौर पे जब भी हम लोग आर्टिकल 130 को पढ़ते हैं तो वहाँ पे केवल इतनी सी बात पे ध्यान देते हैं कि हमारे जो माननीय सुप्रीम कोर्ट है उसकी सीट दिल्ली के अंदर होगी और सीट डिसाइड करने का अधिकार हमारे माननीय चीफ जस्टिस के पास में होता है। लेकिन जब हम लोग इसको डिटेल में पढ़ते हैं तो इससे रिलेटेड बहुत सारे एस्पेक्ट्स हमारे को यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं हम लोग इस सेशन के अंदर। और मैंने पहले भी कहा था कि हम लोग जो रोजाना शाम को एक पॉलिटी का सेशन भी रखेंगे। तो बाकी ये पॉलिटी के सेशन एप्लीकेशन पे रहते हैं। आज से हम लोग एक पॉलिटी का सेशन या पॉलिटिक्स का जो भी सेशन रहेगा वो हमारे 8:30 बजे शाम को रखेंगे। वैसे सुबह अपनी करंट अफेयर की क्लास रहती है, 9 बजे अपनी राजस्थान आर्ट कल्चर की क्लास रहती है यूट्यूब पे, और पॉलिटी वाला जो सेशन है जिसमें हम लोग विशेष बातों को पढ़ेंगे, कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो हमारे मेंस एग्जाम में भी काम आ जाए या कोई भी हम लोग विशेष एग्जाम देते हैं वहाँ पे भी काम आ जाए, और विशेष जानकारियाँ और कॉन्सेप्ट हम लोग समझेंगे। तो पढ़ना स्टार्ट करें हम लोग। सबसे पहले देखते हैं आर्टिकल 130, उच्चतम न्यायालय का स्थान, सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इसके बारे में बात की गई है हमारे इस आर्टिकल के अंदर। ये क्या हो गया, बीच के अंदर ही क्या आ गया ये, चलो कोई ना, हम इसको चलो देखते हैं वापस, कोई ना, ये तो चलता रहता है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, आगे पीछे तो जाता है ना ये, तब ठीक है, कई बार तकनीकी चीजें आ जाती है लेकिन अपने समझ में आता रहेगा। सबसे पहले देखो जी, हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी सीट कहाँ पे होगी। इससे रिलेटेड क्या हमारे संविधान में कहीं पे प्रावधान किया है? तो हमने कहा कि हमारे संविधान के आर्टिकल 130 के अंदर ऐसा प्रावधान किया गया है। क्या कहता है हमारे संविधान का आर्टिकल 130? तो हमने कहा द सुप्रीम कोर्ट सेल सीट इन द दिल्ली, उच्चतम न्यायालय की सीट दिल्ली में होगी। इसका यह मतलब होता है कि हमारा जो उच्चतम न्यायालय रहेगा उसकी हर हाल के अंदर जो सीट है वो दिल्ली के अंदर होनी है, मतलब होनी ही है, कोई उस सीट को रोक नहीं सकता। ये बात अपने को याद रखनी है। अभी भी वैसा ही चल रहा है, चलो कोई बात नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट की गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, कैसे हो? बहुत दिनों बाद में क्लास ली, चलो मॉर्निंग नहीं इवनिंग। तो सुप्रीम कोर्ट की सीट हर हाल के अंदर दिल्ली के अंदर तो होगी, यानी जहां कहीं पे भी हमारे को ये सेल वर्ड दिखाई दे जाए हमारे संविधान के अंदर कहीं पे लिखा हुआ, तो हम लोग कहेंगे कि उसका मतलब होगा हर हाल में ऐसी चीज होगी ही। तो सुप्रीम कोर्ट की सीट दिल्ली के अंदर होगी। और दूसरी बात है, और इन सच अदर पैलेस और प्लेसेज एज द सीजीआई मे अपॉइंट विद द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट, अथवा ऐसे स्थान अथवा स्थानों पर होगा जिन्हें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नियत करे राष्ट्रपति के अनुमोदन से। यहां पे दो वर्ड है, इन सच अदर प्लेस, यानी एक स्थान पर भी हो सकता है दिल्ली से बाहर, या एक से ज्यादा स्थानों पर भी सुप्रीम कोर्ट की सीट हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट की पीठ दिल्ली से बाहर हो सकती है। और इसको डिसाइड करने का अधिकार, इसको नियत करने का, फिक्स करने का अधिकार हमारे संविधान ने देश के मुख्य न्यायमूर्ति को दिया है, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को दिया है। जब इस प्रकार से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा सीट का यहां पे नियतकरण किया जाएगा, फिक्सेशन किया जाएगा, तो उनको केवल भारत के राष्ट्रपति से पूछना है, उसके अलावा उनको किसी से भी पूछने की जरूरत नहीं है। तो इस स्लाइड से हमारे को तीन बातें पता लगी कि हमारे सुप्रीम कोर्ट की जो सीट है वो उससे रिलेटेड आर्टिकल 130 होता है। सुप्रीम कोर्ट की जो सीट है वो हर हाल के अंदर दिल्ली के अंदर होनी है। दूसरी बात, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास में यह अधिकार होता है कि वो दिल्ली से किसी भी स्थान पर सुप्रीम कोर्ट की सीट डिसाइड कर सकते हैं, एक स्थान पर या एक से ज्यादा स्थानों पर भी डिसाइड कर सकते हैं। और ये डिसाइड करने के लिए उनको केवल राष्ट्रपति के अप्रूवल की जरूरत, अनुमोदन की जरूरत होगी, बाकी किसी बात की जरूरत नहीं होगी। चलो ऐसा हो गया, अब सही है? कोई बीमार हो गए? चलो कोई ना, अब तो सही है सब। फिर देखो, अंडर आर्टिकल 130 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक्ट्स एज ए पर्सोना डेजिग्नेटा, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है।
अनुच्छेद 130 के तहत सीजेआई पदनामित व्यक्ति है, ये खास बात हो जाती है। और जब हम लोग इस वर्ड को समझते हैं, यानी हमारे जो आजकल एग्जाम होते हैं इसी प्रकार के स्टेटमेंट दे दिए जाते हैं और उसको समझना हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। हमने कहा कि आर्टिकल 130 में जो मुख्य न्यायमूर्ति हैं देश के, वो पदनामित व्यक्ति है या पर्सोना डेजिग्नेटा है। यानी आर्टिकल 130 को जब हम लोगों ने पढ़ा तो उसमें देखा था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को यह अधिकार दिया गया है कि दिल्ली से बाहर कहां पर सुप्रीम कोर्ट की सीट होगी वह डिसाइड करेंगे। यानी ये पर्सोना डेजिग्नेटा का मतलब होता है केवल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही ये डिसाइड करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की जो सीट है दिल्ली से बाहर कहां पर होगी, होगी या नहीं होगी, ये केवल एक ही व्यक्ति के पास में अधिकार है। नॉट रिक्वायर्ड टू कंसल्ट एनी अदर अथॉरिटी, ओनली नीड्स अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट। यानी हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को आर्टिकल 130 के तहत किसी भी प्राधिकरण को पूछने की जरूरत नहीं है। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चाहे कि हमें चेन्नई के अंदर हमारी सीट बैठानी है या एक पीठ कलकत्ता में चालू करनी है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को किसी से भी पूछने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ही इज पर्सोना डेजिग्नेटा। ये पदनामित व्यक्ति है, बाकायदा संविधान ने इन्हें पदनामित किया है। इन्हें केवल हमारे राष्ट्रपति का अप्रूवल लेना पड़ेगा, अनुमोदन लेना पड़ेगा। नो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वुड बी रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू सेट अप ए बेंचेज, आर्टिकल 130। और यह भी खास बात है हमारे लिए, अगर आर्टिकल 130 के तहत सुप्रीम कोर्ट की बेंच हमें मुंबई में, कलकत्ता के अंदर या किसी भी दिल्ली से बाहर स्थान पर स्थापित करनी है, तो क्या हमें संविधान संशोधन करने की जरूरत पड़ेगी? तो आर्टिकल 130 कहता है कोई जरूरत नहीं है संविधान संशोधन करने की। आप केवल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को यह अधिकार देते हैं कि वह कहीं पर भी सीट स्थापित कर सकते हैं। तो फिर और बातें पता लगी यहां पे से। तो आर्टिकल 130 पदनामित व्यक्ति का भी यहां पे प्रावधान करता है, वो पदनामित व्यक्ति है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। क्या संविधान संशोधन हो सकता है कि हम लोग सीट के लिए संविधान संशोधन करेंगे? कोई जरूरत नहीं है संविधान संशोधन करने की, क्योंकि यहां पे आर्टिकल 1 यहां पे अथॉरिटी को अधिकार देता है। क्या यहां पे जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा अपनी सीट का निर्धारण करना होगा दिल्ली से बाहर या सुप्रीम कोर्ट को किसी दूसरी जगह पे बैठाना है, तो किसी अथॉरिटी से पूछना पड़ेगा? बिल्कुल पूछने की जरूरत नहीं है। यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस का अधिकार है, उन्हें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, केवल राष्ट्रपति के अप्रूवल की जरूरत है, संविधान संशोधन की जरूरत नहीं है। बहुत सारे फैक्ट्स अपने को यहां से पता लगे। फिर देखते हैं नेक्स्ट। आज थोड़ा सा हैंग हो रहा है ये, फिर देखो। फिर चलते हैं हम लोग कि आज तक हमारा जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है उसकी शुरुआत कैसे हुई, क्योंकि आर्टिकल 130 में यह भी महत्वपूर्ण हो जाता है। 2-3 स्लाइड से अंदर ये देखेंगे। द इनॉग्रेशन टुक प्लेस इन द चैम्बर ऑफ प्रिंसेस इन द ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग वेयर फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया सेट फॉर 12 ईयर्स 1937 टू 1950। अब देखो, सबसे पहले तो ये देखते हैं। द सुप्रीम कोर्ट इनिशियली फंक्शन फ्रॉम द ओल्ड पार्लियामेंट हाउस। उच्चतम न्यायालय शुरुआत में पुराने संसद भवन में संचालित होता था। हमने हमारा संविधान लागू कर दिया 26 जनवरी 1950 को, और संविधान के अंदर आर्टिकल 124 का भी प्रावधान कर दिया कि भारत के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट होगा। अब हम लोगों ने हमारे सुप्रीम कोर्ट को फंक्शनल तो कर दिया, अस्तित्व में लेके आ गए 26 जनवरी 1950 को। तो उसके बैठने के लिए भी तो कोई स्थान होना चाहिए। तो हम लोग कहेंगे कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, हमारे संविधान के शुरुआत के अंदर हमारी जो पुरानी संसद भवन है, अब तो हम लोगों ने नया संसद भवन बना दिया। तो जो पुराना संसद भवन हुआ करता था, उस संसद भवन के अंदर चैम्बर ऑफ प्रिंसेस हुआ करता था। यानी नरेंद्र मंडल, हमारे जो राजे महाराजे थे, राजे महाराजाओं के लिए भी बकायदा हमारी संसद के अंदर स्थान फिक्स किया गया था, जहां पर बैठकर वो मीटिंगें कर सकते थे हमारे वॉइसरॉय के साथ में। क्योंकि वॉइसरॉय जब भी राजे महाराजाओं से मिला करते थे, वो रानी क्राउन के प्रतिनिधि के रूप में मिला करते थे, इसीलिए हम लोग उनको वॉइसरॉय कह देते हैं। तो उसी चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का काम रहा ही नहीं था, तो वहां पर हम लोगों ने हमारे सुप्रीम कोर्ट का काम चालू कर दिया था। अब देखो, 1958 के अंदर वर्तमान भवन में स्थानांतरित हुआ। तो अभी जो वर्तमान में हम लोग बिल्डिंग देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की, यह 1958 में हमारे उस जमाने के राष्ट्रपति थे, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। बताओ 1958 में देश के राष्ट्रपति कौन थे? 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट का शुभारंभ किया गया, इनॉग्रेटेड ऑन 28 जनवरी 1950। अब दो बातें हैं यहां पे। हमसे पूछा जाए कि भारत का सुप्रीम कोर्ट कौन सी तारीख को अस्तित्व में आया,
तो संविधान के लागू होने के साथ में ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एग्जिस्टेंस के अंदर आ गया था, यानी उनका अस्तित्व शुरू हो जाता है। फिर बात आती है शुभारंभ की, क्योंकि पहले हमारे यहाँ पे फेडरल कोर्ट हुआ करता था, संघीय न्यायालय हुआ करता था। अब हम लोगों ने संघीय न्यायालय से परे हमारे संविधान के अनुरूप सुप्रीम कोर्ट बना दिया था, तो उसका उद्घाटन भी करना था। तो हम लोगों ने उसका उद्घाटन किया 28 जनवरी 1950 को। तो अस्तित्व में आने की तारीख 26 जनवरी और शुभारंभ की तारीख 28 जनवरी 1950 रहेगी। आप लोग बताओ, शुरुआत के अंदर हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में कितने जज थे? उनके बारे में कई बार मैंने डिस्कशन भी कर रखा है। गुड इवनिंग, राधे राधे। आगे देखो, फिर हमारा जो द इनोग्रेशन टुक प्लेस इन द चेंबर ऑफ प्रिंसेस इन द ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग वेयर फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया सेट फॉर 12 ईयर्स 1937-1950। शुभारंभ पुराने संसद भवन के चेंबर ऑफ प्रिंसेस में हुआ था। पहले यहां फेडरल कोर्ट बैठा करता था 1937 से 1950 तक। अब चलते हैं हम लोग पुराने जमाने के अंदर वापस 1935 में। 1935 के अंदर ब्रिटेन की संसद ने कानून बनाया जिसे कहा गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा एक प्रावधान किया गया कि हम लोग फेडरेशन बनाएंगे। ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने की बात वह एक्ट करता है कि ब्रिटिश प्रोविंसेस यानी ब्रिटेन के डायरेक्ट अधिकार के अंदर देश के अंदर जितने भी प्रांत हुआ करते थे उन्हें हम लोग ब्रिटिश प्रांत कह दिया करते थे। जैसे बंबई था, मद्रास था, बंगाल था, बिहार था, उड़ीसा था, सिंध है, पंजाब है, उत्तरी प्रांत हुआ करता था, मध्य प्रांत हुआ करता था। ऐसे कुल मिलाकर 1935 के अंदर 11 प्रांत हुआ करते थे जो ब्रिटिश शासन के सीधे अधिकार में आया करते थे। इसके अलावा देश में जो राजे महाराजे थे उनके साथ में उन्होंने संधियां कर रखी थी, तो वो भी क्राउन से सीधे अंडर में आया करते थे। तो इन दोनों को मिलाकर एक फेडरेशन, एक संघ बनाने की बात कही गई थी। और जो संघ बनेगा उसके लिए हम लोगों ने पार्लियामेंट भवन बना ही रखा था, यानी जो ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि आएंगे वो तो हमारे आज का जो लोकसभा राज्यसभा हुआ करता था पुराने संसद भवन में, उनके अंदर बैठ जाएंगे, और राजे महाराजे जो आएंगे वो चेंबर ऑफ प्रिंसेस के अंदर बैठ जाएंगे। तो उसी दौरान यह कहा गया कि इन स्थानों पर अगर कोई केस हो जाता है, उस केस को सुनने के लिए भी तो देश के अंदर कोई अदालत होनी चाहिए सबसे बड़ी। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि एक फेडरल कोर्ट बनाया जाए। तो 1935 के भारत शासन अधिनियम से ही संघीय न्यायालय बनाने की बात कह दी गई थी और बनाया गया फेडरल कोर्ट। और वो फेडरल कोर्ट 1937 में अस्तित्व में आया, जिसकी स्थापना का प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 में किया गया था। 1937 से लेकर 1950 तक हमारा जो फेडरल कोर्ट था, ये हमारे चेंबर ऑफ प्रिंसेस वाला जो स्थान था हमारे पुराने संसद भवन में, वहां पे संचालित हुआ करता था। क्योंकि राजे महाराजाओं ने मना कर दिया था कि हम लोग इन ब्रिटिश प्रांतों के साथ में कोई समझौता नहीं करेंगे, हम किसी भी ऐसे ऑल इंडिया फेडरेशन के अंदर अपने आप को शामिल नहीं करेंगे। तो जब उन्होंने मना कर दिया तो उनका स्थान ही नहीं था संसद भवन में, तो वहां पे हम लोगों ने हमारा संघीय न्यायालय स्थापित कर दिया। यह चला करता था 1937 से लेकर 1950 तक। बाद में यही फेडरल कोर्ट हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बन जाता है। क्लियर? यह बात भी समझ में आ गई। वर्तमान भवन का शुभारंभ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 4 अगस्त 1958 को किया था। वेरी गुड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो 4 अगस्त को हम लोग जो अभी बिल्डिंग देखते हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट की, उसका उद्घाटन 4 अगस्त 1958 को किया गया था। तो हम लोगों का जब सुप्रीम कोर्ट का शुभारंभ हम लोग करते हैं 28 जनवरी को, उस तारीख से लेके 4 अगस्त यानी 3 अगस्त 1958 तक सुप्रीम कोर्ट चेंबर ऑफ प्रिंसेस में बैठा करता था। फेडरल कोर्ट 1937 से 1950 तक वहां बैठा करता था। फिर 4 अगस्त 1958 से हम लोग वर्तमान बिल्डिंग में बैठना स्टार्ट कर देते हैं। 2 बात और है जो कि हम लोग देख लेते हैं कि हमारे महात्मा गांधी की एक प्रतिमा लगी हुई है सुप्रीम कोर्ट की जो मेन बिल्डिंग है, वहां पे 1 अगस्त 1996 को उस प्रतिमा का अनावरण किया गया था। वो किया था हमारे 26वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया AH अहमदी के द्वारा। फिर डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा लगाई गई जिसका अनावरण किया गया 26 नवंबर 2023 को हमारी वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। तो ये 2 प्रतिमाएं लगी हुई है, महात्मा गांधी की और डॉक्टर अंबेडकर की। अब हम लोग चलते हैं आज की बात पे कि क्या सुप्रीम कोर्ट की सिटिंग आज दिन तक के इतिहास में दिल्ली से बाहर हुई है या नहीं हुई है, और अगर हुई है
तो कौन कौन सी जगह पे हुई है और कौन कौन से सन के अंदर हुई है, वो हमारे लिए जानना महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आज दिन तक के इतिहास में केवल 2 ही बार हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बैठक दिल्ली से बाहर हुई है, और उसका इतिहास जानने के लिए हमारे को एक आर्टिकल जानना होगा, जिस आर्टिकल को हम लोग कह देते हैं आर्टिकल 374 का क्लोज 4। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कहां कहां पर मीटिंगें हुई है दिल्ली से बाहर। सुप्रीम कोर्ट हैज सेट आउटसाइड न्यू दिल्ली ट्वाइस, हैदराबाद एंड कश्मीर। जब हैदराबाद के अंदर सुप्रीम कोर्ट की बैठक हुई थी, उस जमाने के अंदर देश के मुख्य न्यायमूर्ति हुआ करते थे जस्टिस कानिया, जस्टिस हीरा लाल जे कानिया। और जब हम लोग बात करते हैं कश्मीर के अंदर सुप्रीम कोर्ट की बैठक हुई थी, उस जमाने के अंदर देश के चीफ जस्टिस हुआ करते थे जस्टिस मेहर चंद महाजन। तो उच्चतम न्यायालय ने 2 बार नई दिल्ली से बाहर बैठक की है, एक बार हैदराबाद में और एक बार कश्मीर में। और यह बैठक करने की जरूरत पड़ी आर्टिकल 374 क्लोज 4 के कारण। यह महत्वपूर्ण हो जाता है हमारा आर्टिकल। ओके, याद रखना ये, ठीक है। ये क्या आ गया बीच के अंदर ही, इसको ये लो हट गया है, और इतना टाइम लग गया इसको हटाने में, कुछ लिख ही नहीं पा रहे थे। कई बार हो जाता है ऐसे तकनीकी दिक्कतें। तो हमारे लिए आर्टिकल 374 महत्वपूर्ण हो जाता है। मैं भी कई बार इसको ज्यादा लोड नहीं लेनी होती है तकनीकी, एक बात समझ में आई हाथ से, ठीक है ना। कई बार इसको ज्यादा पोलाइटली हम लोग बिहेव करते हैं तो बोर्ड भी मजाक करने लग जाता है। वेरी गुड, खुश रहो, है ना। तो याद रखना। अब देखते हैं कि आर्टिकल 374 क्या कहता है। सबसे पहले देखो तो आर्टिकल 374 हमारे भाग 21 के अंदर आता है, जो कहता है संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों और संघीय न्यायालय में या महामहिम परिषद के समक्ष लंबित कार्रवाइयों के संबंध में प्रावधान। आप लोग सबसे पहले तो बताओ कि हमारे देश के अंदर हमारा जो संघीय न्यायालय था, फेडरल कोर्ट था, उसने कार्य कौन से सन से लेके कौन से सन तक किया था, वो सन बताने अभी हम लोगों ने उस पर चर्चा की है। तो आर्टिकल 374 का संबंध संघीय न्यायालय से है। तो संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों और संघीय न्यायालय में या महामहिम परिषद के समक्ष लंबित कार्रवाइयों के संबंध में प्रावधान। यानी कि हम लोगों का संविधान लागू हो चुका है 26 जनवरी 1950 को। और 26 जनवरी 1950 में क्या देश में न्याय व्यवस्था थी? क्या 25 जनवरी को न्याय व्यवस्था थी? तो हमने कहा थी न्याय व्यवस्था। और उनको सुनने के लिए हम लोगों ने 2 प्रकार की सर्वोच्च अदालतें बना रखी थी। जब हम लोग बात किया करते थे ब्रिटिश प्रांतों के लिए, तो उनकी हाईकोर्ट से अपील जो हुआ करती थी, वो अपील हो जाया करती थी फेडरल कोर्ट के अंदर। हम लोग देखते हैं कि हमारा बॉम्बे हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट, हैदराबाद हाई कोर्ट, ये जितने भी हाई कोर्ट हम लोग देखते हैं, ये ज्यादातर हमारे संविधान के लागू होने से पहले ही अस्तित्व में आ चुके थे। इवन 1866 के अंदर हैदराबाद हाई कोर्ट आ चुका था। आप लोग बताओ देश के अंदर शुरुआती जो 3 हाई कोर्ट आए थे, कौन से सन में आए और कौन कौन से हाई कोर्ट थे? यानी संविधान के लागू होने के 90 बरस पहले ही हमारे यहाँ पे हाई कोर्ट अस्तित्व में आ चुके थे। तो उनकी अपीलें कहां पे होगी? तो हमने कहा था संघीय न्यायालय के अंदर अपीलें होंगी। तो संघीय न्यायालय के अंदर जो मामले थे वो कहां पर जाएंगे? क्योंकि अब तो संघीय न्यायालय खत्म होने वाला था। संघीय न्यायालय का स्थान सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लेगा, तो मामले भी जाएंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। तो हमने कहा कि जो राजे महाराजे थे, वहां पे मामलों की निपटारा करने के लिए सर्वोच्च कौन सी परिषद हुआ करती थी? हमने कहा वहां पे महामहिम परिषद हुआ करती थी, प्रीवी काउंसिल हुआ करती थी। तो उस प्रीवी काउंसिल के मामले कहां पे जाएंगे? तो वो भी मामले जाएंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर। इसके लिए हम लोगों ने आर्टिकल बनाया 374। देखो, इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले पद धारण करने वाले संघीय न्यायालय के न्यायाधीश, जब तक कि उन्होंने अन्यथा निर्वाचित न किया हो, ऐसे प्रारंभ पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो जाएंगे। यानी हमारे 1937 से 1950 के बीच में जो संघीय न्यायालय के न्यायाधीश थे और जो अभी सर्व कर रहे हैं हमारे फेडरल कोर्ट के अंदर, वो संविधान के लागू होते ही आर्टिकल 374 क्लोज 1 के तहत हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जज बन जाएंगे। ऐसा प्रावधान कर दिया गया इस आर्टिकल के अंदर। अब देखो यहां पे हमारे लिए देखो, द प्रोविजंस एज टू जजेस ऑफ द फेडरल कोर्ट एंड प्रोसीडिंग्स पेंडिंग इन द फेडरल कोर्ट और बिफोर हिज मैजेस्टीज इन काउंसिल। हिज मैजेस्टीज इन काउंसिल हम लोग कह सकते हैं उसको प्रीवी काउंसिल भी, ठीक है, प्रीवी काउंसिल। इसका क्लोज 4 महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 374 क्लोज 4 क्या कहता है? देखो, इस संविधान के प्रारंभ से ही, यानी प्रारंभ का मतलब
26 जनवरी 1950 से ही प्रथम अनुसूची के भाग ख में विनिर्दिष्ट किसी राज्य में प्रीवी काउंसिल के रूप में कार्य करने वाले प्राधिकारी की उस राज्य के भीतर किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के विरुद्ध या उसके संबंध में अपीलों और याचिकाओं को ग्रहण करने और निपटाने की अधिकारिता समाप्त हो जाएगी और ऐसे प्रारंभ पर उक्त प्राधिकारी के समक्ष लंबित सभी अपीलें और अन्य कार्रवाइयां उच्चतम न्यायालय को अंतरित कर दी जाएगी और उच्चतम न्यायालय द्वारा निपटाई जाएगी। On and from the commencement of this constitution, the jurisdiction of the authority functioning as the Privy Council in a state is specified in Part B of the first schedule to entertain and dispose of appeals and petitions from or in respect of any judgment, decree or order of any court within that state shall cease and all appeals and other proceedings pending before the said authority at such commencement shall be transferred and disposed of by the Supreme Court of India। कुछ समझ में आया क्या कहा यहां पे? चलो नहीं आया तो मैं समझा देता हूं, आ गया तो वेल एंड गुड। आर्टिकल 374 क्लोज 4 देखो, यह कहता है कि हमारी जो शेड्यूल 1 है, अनुसूची 1 है, अनुसूची 1 के अंदर जो 20 श्रेणी के राज्य हुआ करते थे, बी कैटेगरी के जो स्टेट हुआ करते थे। अब बी कैटेगरी के स्टेट कौन से हैं? बी कैटेगरी के स्टेट हम लोग उन स्टेट्स को कहेंगे जहां पे पुराने जमाने के अंदर राजे महाराजाओं का राज हुआ करता था और वहां पे विधानसभाएं हुआ करती थी, जैसे राजस्थान, जैसे मणिपुर। राजस्थान बी कैटेगरी का स्टेट हुआ करता था। अब बी कैटेगरी के अंदर अगर किसी मामले को सुनने के लिए प्रीवी काउंसिल हम लोगों ने बना रखी थी, यानी हमारे यहाँ पे जो मामले जाया करते थे वो प्रीवी काउंसिल के अंदर जाएंगे, या जम्मू कश्मीर जो रियासत थी या हैदराबाद रियासत है, ये सब बी कैटेगरी के स्टेट हुआ करते थे। इनके अंदर कोई मामला गया हुआ है और ये मामला पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो वो मामला अब प्रीवी काउंसिल नहीं सुनेगी। कौन सी तारीख से? 26 जनवरी 1950 से, इस संविधान के लागू होने की तारीख से ही इन प्रीवी काउंसिल्स के जो सुनवाई के अधिकार थे वो छीन लिए गए। अब प्रीवी काउंसिल नहीं सुनेगी तो फिर सुनेगा कौन? व्यक्ति न्याय पाने के लिए जाएगा कहां? तो हम लोगों ने कहा ये अधिकार हम लोग देते हैं हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को। तो ये अधिकार दे दिए गए सुप्रीम कोर्ट को। अब सुप्रीम कोर्ट इन मामलों को सुनेगा। अब सुप्रीम कोर्ट को ये मामले सुनते थे तो 2 रियासतें ऐसी आई जिन्होंने कहा कि हम लोग हमारे मामलों को सुनवाना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट से, हमारे यहां पे पेंडिंग पड़े हैं मामले। अब वो मामले सुनवाई करने हैं तो जाना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट को उनके यहां पे। बाकी की रियासतों ने तो कहा था कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट के अंदर आ जाएंगे और आने के बाद में अपने मामलों का निपटारा करवा लेंगे, ऐसी बात हुआ करती थी। लेकिन 2 रियासतें ऐसी थी, एक तो थी हमारी कश्मीर रियासत, एक थी हमारी हैदराबाद रियासत। पहले देखो कश्मीर रियासत और दूसरी है हैदराबाद रियासत। यहां की जो प्रीवी काउंसिल थी उसके पास में, जैसे कश्मीर में 17 मामले पेंडिंग थे, हैदराबाद में 400 मामले पेंडिंग थे। तो कश्मीर वालों ने कहा जी हम लोग तो सुप्रीम कोर्ट में नहीं आ सकते, और सुप्रीम कोर्ट में आएंगे तो हमारे जो मामले हैं वो तो उर्दू के अंदर है, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर कितने जजेज हैं जो उर्दू के अंदर एक्सपर्ट्स हैं। दूसरा हैदराबाद वालों ने कहा कि हमारे पास में तो बहुत लंबा चौड़ा यहाँ पे महकमा है प्रीवी काउंसिल के मामलों का, हम लोग भी सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली नहीं आ सकते। कहने का मतलब था आना तो सुप्रीम कोर्ट में ही पड़ेगा, दिल्ली नहीं आ सकते। और हम लोगों का मामला भी उर्दू वाला मामला है, क्योंकि हमारी जो प्रीवी काउंसिल सुना करती थी वो उर्दू में सुना करती थी। अब बाकी के जो रियासतें थी वो तो पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट के अंदर, अंग्रेजी हिंदी के अंदर अंग्रेजी में जो मामले सुने जाने थे हो जाने थे काम। अब इनका जो भाषा है वो हो गई उर्दू। अब इनके मामलों को सुनने के लिए हमारे सुप्रीम कोर्ट को जाना पड़ा कश्मीर में, हमारे सुप्रीम कोर्ट को जाना पड़ा हैदराबाद के अंदर। सबसे पहले जाते हैं हम लोग हैदराबाद के अंदर। हैदराबाद में हम लोग पहुंचे संविधान के लागू होते ही 1950 के अंदर ही। मुख्य न्यायमूर्ति जस्टिस हीरालाल जे कानिया ने एक बेंच का गठन किया। अब हैदराबाद वालों ने कहा कि हमारे यहां पे 400 मामले पेंडिंग है, और जो पुराने जमाने के मामले निजाम हुआ करते थे हैदराबाद के अंदर, किसी को पता है हैदराबाद के अंतिम निजाम का नाम क्या था? पता है तो बताओ, देखें। ओके चलो वेरी गुड। हैदराबाद के अंतिम निजाम का नाम क्या था?
तो हैदराबाद के निजाम के पास में, यानी उनकी प्रिवी काउंसिल के पास में जो मामले थे, अब उनको वो सुनने का अधिकार नहीं था। अब उन मामलों को सुनने का अधिकार हमारे संविधान ने आर्टिकल 374 के क्लोज 4 के तहत दे दिया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को। तो सुप्रीम कोर्ट ही हम उस मामलों को सुनेंगे। अब देखो, हैदराबाद में जो मेन भाषा आ गई वो उर्दू आ गई, तो उर्दू के मामले थे वो। तो यहां पे सबसे पहले हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे हीरालाल जे कानिया, उन्होंने कहा कि हमारी जो ओरिजिनल 8 है, शुरुआत में हमारे सुप्रीम कोर्ट के अंदर 8 जजेस थे, यानी 7 जजेस और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उनमें कहा कि उर्दू किस चीज को आती है, तो उर्दू के सवाल पे सबसे ऊपर हाथ उठाया गया मेहर चंद महाजन के द्वारा। इन्होंने कहा कि मुझे उर्दू आती है, क्योंकि ये पूर्व के अंदर जम्मू कश्मीर रियासत के प्रधानमंत्री रहे हुए थे। जम्मू कश्मीर के जो अंतिम राजा थे महाराजा हरि सिंह जी, उनके ये प्रधानमंत्री थे। और जब देश के अंदर विलय हुआ था जम्मू कश्मीर का, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन किया था, उस जमाने के अंदर भी जम्मू कश्मीर रियासत के प्रधानमंत्री मेहर चंद महाजन ही थे। हमारे विलय पत्र पे साइन करवाने के लिए मेहर चंद महाजन ही आए थे। बाद में शेख अब्दुल्ला और मेहर चंद महाजन की बना नहीं करती थी। जब शेख अब्दुल्ला को हम लोगों को मुखिया बनाना था, तो इन्होंने कहा था सबसे पहले मेहर चंद महाजन को हटाओ। तो मेहर चंद महाजन जम्मू कश्मीर रियासत में काम किया करते थे, वहां के प्रधानमंत्री है, उनको आती है उर्दू। तो हीरालाल जे कानिया ने कहा कि आपको बना देते हैं इस बेंच के अंदर हम लोग हेड। तो जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज थे मेहर चंद महाजन, उनको भेजा गया। और साथ के अंदर कह दिया गया कि 2 तदर्थ जजों को भी नियुक्ति दे दी जाती है। सबसे पहले तो बताओ हमारे संविधान के कौन से आर्टिकल के अंदर एड होक जजेस लगाने का प्रावधान किया गया है। तदर्थ जज का मतलब होता है जब भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर कार्य की बढ़ोतरी हो जाती है, या कोई कार्य करने के लिए, या कोई नई बेंच का गठन करने के लिए जब कोरम की कमी पड़ती है, जजेस की कमी पड़ जाती है, तब यहां पे एड होक जजेस का अपॉइंटमेंट किया जाता है हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा। राष्ट्रपति से पूछ लेते हैं, उसके बाद में उनके द्वारा एड होक जजेस नियुक्त कर दिए जाते हैं। और जो तदर्थ जज आते हैं, एड होक जजेस आते हैं, वो हमेशा हाई कोर्ट से ही आएंगे। हाई कोर्ट जज जो सुप्रीम कोर्ट जज बनने की योग्यता रखते हैं, उनको एड होक जज बना दिया जाता है। ओके, वेरी गुड, ओस्मान अली खान थे। तो हमारे संविधान का आर्टिकल 127 एड होक जजों की नियुक्ति का प्रावधान करता है। और इसी आर्टिकल 127 के तहत अधिकारों का उपयोग करते हुए हमारे जो प्रथम चीफ जस्टिस थे हीरालाल जे कानिया, उन्होंने जस्टिस RS नाइल को और जस्टिस खलील उल जामा सिद्दीकी को एड होक जज बना दिया इन मामलों की सुनवाई करने के लिए। यानी जो 400 पेंडिंग मामले पड़े हुए थे प्रिवी काउंसिल ऑफ हैदराबाद के, उनका निपटारा करने के लिए 2 एड होक जजेस का 2 तदर्थ जजों की नियुक्ति की गई थी। नाम याद रखना उनके, जस्टिस RS नाइल और जस्टिस खलील उल जामा सिद्दीकी। ये हैदराबाद हाई कोर्ट के जजेस हुआ करते थे, हैदराबाद हाई कोर्ट जज। और मेहर चंद महाजन ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जज हुआ करते थे। तो ये 3 जजों की बेंच बैठी, और इस बेंच ने इस हैदराबाद रियासत के 400 से अधिक जो मामले थे उनका किया निपटारा। तो पहली बार हमारे सुप्रीम कोर्ट को दिल्ली से बाहर जाना पड़ा था हैदराबाद के अंदर, और हैदराबाद के मामलों को हम लोगों ने निपटा दिया। अब चलते हैं हम लोग आगे की तरफ, और कार्यकाल आता है देश के तीसरे चीफ जस्टिस का, और देश के तीसरे मुख्य न्यायाधीश बने मेहर चंद महाजन। 1954 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मेहर चंद महाजन ने कश्मीर के लिए बेंच का गठन किया। अब देखो, कश्मीर में 17 मामले थे जो उनकी प्रिवी काउंसिल के पास में पेंडिंग पड़े हुए थे। अब उन मामलों का निपटारा करना था, तो वापिस वो मामले उर्दू के अंदर आ गए। अब उर्दू में उनका निपटारा करना है, और उन्होंने कह दिया हम लोग दिल्ली नहीं आएंगे। तो दिल्ली नहीं आएंगे तो निपटारा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यानी चीफ जस्टिस के पास में अधिकार होता है आर्टिकल 130 के तहत कि दिल्ली से बाहर भी अपनी बेंच स्थापित कर सकते हैं। तो तीसरे चीफ जस्टिस थे मेहर चंद महाजन। उन्होंने कहा एक तो मैं खुद ही चला जाऊंगा। एक जस्टिस SR दास को लिया उन्होंने, एक जस्टिस गुलाम हसन को, इन तीनों को ही उर्दू आया करती थी, इनको ले लिया और ये चले गए कश्मीर। और कश्मीर के अंदर जो हाईकोर्ट ने वहां के मामलों की सुनवाई करी थी, जो फैसला दिया था उसे वैसा का वैसा रखा, और यहां के जो 17 मामले थे इनका निपटारा कर दिया। तो इस वाली बेंच में जो जजेज हैं उनके नाम याद रखना, मेहर चंद महाजन, जस्टिस SR दास, जस्टिस गुलाम हसन हुआ करते थे। तो आज दिन तक इतिहास में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने
दिल्ली से बाहर अपनी बैठक कश्मीर और हैदराबाद में की है। तो जानकारी पता लगी, समझ में आया चीज हम लोगों ने अभी तक पढ़ा जो, कुछ तो समझ में आया ही होगा। तो ये आर्टिकल 130 का थोड़ा सा डिटेल है। क्या आर्टिकल 130 यहीं पे रुक जाता? नहीं। हम लोग जब बड़े एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, आजकल तो हर एग्जाम ही बड़ा एग्जाम हो गया है, अगर हमारी पॉलिटी पे कमांड नहीं है तो एग्जाम को क्रैक करना हमारे लिए थोड़ा सा टफ टास्क हो जाता है। आसानी से हम लोग उस एग्जाम को क्लियर नहीं कर सकते। और पॉलिटी का ये मतलब नहीं है कि हम लोगों ने 5-10 फैक्ट याद कर लिए। पॉलिटी का ये भी मतलब नहीं है कि कोई स्टैंडर्ड बुक हम लोगों ने 10 बार पढ़ ली। पॉलिटी का ये भी मतलब नहीं रहा आपकी आपने बेरेक्ट को भी याद कर लिया, यानी आपको उन बेरेक्ट के अंदर भी क्या लिखा हुआ है और उनका इतिहास क्या है यह भी जानना अब जरूरी हो जाता है, क्योंकि टफ टाइम चल रहा है। अगर लेना है सिलेक्शन तो उसको डिटेल में पढ़ना ही पड़ेगा, तब हमारी कमांड आ जाएगी। कमांड आ जाएगी तो फिर सिलेक्शन दूर नहीं होता। अब हम लोग चलते हैं, क्या हमारे सुप्रीम कोर्ट ने इन 2 बेंचों के अलावा कभी परमानेंट बेंच बनाने का भी विचार किया है? क्या कभी ये हुआ है, सोचा गया है, या किसी ने रिकमेंडेशन की है कि सुप्रीम कोर्ट की बेंचेस दिल्ली से बाहर भी होनी चाहिए? तो हम लोग देखते हैं कि हमारे 2009 के अंदर हमारे विधि आयोग की 229वीं रिपोर्ट आई थी। उन्होंने कहा था कि हमारा जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, लॉ कमीशन बनाते हैं हम लोग, और लॉ कमीशन हमेशा ही देश में कानूनों से रिलेटेड अपनी राय देता रहता है। तो आर्टिकल 130 से रिलेटेड भी हमारे 2009 के अंदर लॉ कमीशन ने अपनी 229वीं रिपोर्ट में कहा कि हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की अलग अलग बेंचें होनी चाहिए। इनकी जो संविधान पीठ है वो तो आप लोग नई दिल्ली में बना दो, इसके अलावा अलग अलग बेंचें बनाओ। उत्तर वाली बेंच दिल्ली में बना दो, संविधान पीठ दिल्ली में होनी चाहिए। फिर नॉर्दर्न बेंच दिल्ली में बना दो, हैदराबाद चेन्नई के अंदर दक्षिण बेंच बना दो, हैदराबाद में बना दो या चेन्नई में बेंच बना दो, पूर्वी बेंच कोलकाता में बना दो और पश्चिमी बेंच मुंबई के अंदर बना दो। यह लॉ कमीशन की 229वीं रिपोर्ट कहती है। फिर आता है टाइम 2021 का। ये देखो, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ परमानेंट बेंच एट हैदराबाद बिल 2023 बाय गड्डम रणजीत रेड्डी एमपी। अब ये जो GR रेड्डी है या रणजीत रेड्डी है, इन्होंने जो प्राइवेट मेंबर्स बिल लेके आए 2021 के अंदर, बाद में ये टाइम लगता 2023 आ गया, इसलिए हम लोग इस बिल को 2023 का बिल कह देते हैं। तो हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है रणजीत रेड्डी, गड्डम रणजीत रेड्डी, इन्होंने एक प्राइवेट मेंबर्स बिल लेके आए, यानी MP के रूप में जो बिल लाया जाता है उसे प्राइवेट मेंबर्स बिल कह देते हैं। इस बिल में उन्होंने कहा कि हैदराबाद के अंदर एक परमानेंट बेंच स्थापित होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट की, और ऐसा बिल ये हमारी संसद के अंदर लेके आए। सबसे पहले तो ये बताओ, क्या सुप्रीम कोर्ट की जो पीठ है उसको स्थापित करने का अधिकार संसद के पास में है या नहीं है? यस या नो में जवाब देना। तो बिल तो ये लेके आ गए, और इस बिल से हमारे को 2-3 जानकारियां मिलती है। यहां पे बिल को क्या कहा जाएगा, बिल के अंदर क्या क्या प्रावधान है, सब बातें बता दी। एक खास बात यहां से यह भी पता लगी कि यहां पे जो बेंच स्थापित की जाएगी उसका जो खर्चा आएगा वो खर्चा कौन देगा? बेंच तो हम हैदराबाद में स्थापित कर रहे हैं, तो हमेशा याद रखना, चाहे किसी भी राज्य में बेंच स्थापित करो, सुप्रीम कोर्ट का जो खर्चा होगा वो हमेशा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का ही होगा, यानी भारत की संचित निधि पर ही भारित व्यय होगा, मेड फ्रॉम नहीं है, चार्ज्ड अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, भारत की संचित निधि पर भारित व्यय ही रहेगा वो। लेकिन यह फिजिबल बात नहीं थी, क्योंकि संसद के पास में अधिकार है ही नहीं कि वो सुप्रीम कोर्ट की बेंच स्थापित करे, क्योंकि हम लोगों ने आर्टिकल 130 में देखा कि पर्सन डेजिग्नेटा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बनाया गया है। पद नामित व्यक्ति आर्टिकल 130 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, वो डिसाइड करेंगे कि दिल्ली से बाहर सुप्रीम कोर्ट की बेंच बनेगी या नहीं बनेगी। संसद ये डिसाइड नहीं करेगी, ना वो जिसे पूछने को यहां पे बाध्य है, वो केवल अप्रूवल लेंगे ऑनरेबल राष्ट्रपति का। अब देखो 2009 की 229वीं रिपोर्ट तो लॉ कमीशन की थी, इसके अलावा भी अलग अलग समय पे हमारे विधि आयोग बने, उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की बेंच दिल्ली से बाहर होनी चाहिए। इसके अलावा देखो यहां पे कब कब कहा, 11वें लॉ कमीशन ने 11वें लॉ कमीशन की 125वीं रिपोर्ट ने भी कहा था, उसमें क्या लिखा हुआ है, द सुप्रीम कोर्ट है फ्रेश लुक सबमिटेड इन 1988। तो 11वें विधि आयोग की 125वीं रिपोर्ट जो 1988 में सबमिट की गई, उसमें कहा गया था कि हमारी बेंच
बाहर होनी भी चाहिए। इसके अलावा 10वां लॉ कमीशन था, उसकी 95वीं रिपोर्ट भी कहती है कि सुप्रीम कोर्ट को 2 भागों में बांट देना चाहिए, एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, एक दिल्ली, और कोर्ट ऑफ अपील और फेडरल कोर्ट एंड सिटिंग एट 5 प्लेसेस अक्रॉस द कंट्री। तो ये 10वें लॉ कमीशन की जो 95वीं रिपोर्ट थी, उसने कहा था कि हमारे सुप्रीम कोर्ट को 2 भागों में बांट देना चाहिए। एक तो बांट देना चाहिए इसको संवैधानिक पीठ के रूप में, जिसकी पीठ होनी चाहिए दिल्ली, इसके अलावा 5 अन्य स्थानों पर इसकी जो फेडरल और अपीलीय पीठ होनी चाहिए, जहां पे रेवेन्यू के मामले सुने जा सकते हैं, क्रिमिनल मामले सुने जा सकते हैं या सिविल मामले सुने जा सकते हैं। संविधान सम्मत जो मामले रहेंगे वो हम लोग सुनने के लिए दिल्ली के अंदर रखेंगे। तो 11वें लॉ कमीशन की रिपोर्ट हो 125वीं, या चाहे 10वें लॉ कमीशन की 95वीं रिपोर्ट हो, या 2009 के अंदर 229वीं जो रिपोर्ट सबमिट की गई थी यहाँ पे हमारे विधि आयोग के द्वारा, वो सभी कहती है कि सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे अलग अलग बेंचेज होनी चाहिए देश के अंदर। अब इनका कहने का भी आधार होता है। ये रहा दिल्ली, दिख ही नहीं रहा कहां पर है, दिल्ली गायब हो गया, ये रहा, ये दिल्ली है। यहां पर हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की मेन पीठ है, सुप्रीम कोर्ट यहां पर स्थित है। अब इन लोगों का कहना है कि कोई भी व्यक्ति जो तमिलनाडु से आता है वो यहां पर पहुंचेगा तो इसको कितना टाइम लगेगा, कोई व्यक्ति जो वेस्ट बंगाल कलकत्ता है यहां से आएगा कितना टाइम लगेगा। इस कोने से दिल्ली आने के अंदर व्यक्ति केस से ही अपने आप को हटा लेता है। इसीलिए जब हम लोग आंकड़े देखते हैं तो पाते हैं कि लगभग सुप्रीम कोर्ट के अंदर 20% जो मामले हैं वो इस पंजाब और हरियाणा वाले हाई कोर्ट या इस इलाके से आते हैं, यानी इनके नजदीक हैं, ये पहुंच जाते हैं। ये बाकी जैसे 10-1% मामले ये दिल्ली वाले इलाके से आ जाते हैं, यानी दिल्ली हाई कोर्ट के इलाके। यानी पर्टिकुलर हम लोग 60 से 70% जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में कैसे चल रहे हैं इस पर्टिकुलर एरिया से ही जा रहे हैं। तमिलनाडु से 1% केसेस सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुंच रहे हैं, हैदराबाद वाले इलाके से 1% भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर केसेस नहीं पहुंच रहे। क्यों नहीं पहुंच रहे? एक एक्सपेंसेस ज्यादा हो जाते हैं, यानी ये लोग सुप्रीम कोर्ट में अपील ही नहीं कर रहे, एक बड़ी चुनौती हो जाती है यहां पे। दूसरी बात यहां पे, पहली तो ये दूरी ज्यादा होने के कारण केवल ये लोग ही यहां पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपना डोमिनेंस रख रहे हैं, दूसरे लोगों का डोमिनेंस भी नहीं है, या मामले इन्हीं पर्टिकुलर इलाकों के जा रहे हैं। दूसरी बात यह पता लगती है कि यहां पे हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है इसमें छोटे मोटे मामले भी जाने लगे आजकल। शुरुआत के अंदर तो हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल मामलों को सुना करता था कि संविधान का इंटरप्रिटेशन करना है सुप्रीम कोर्ट करेगा, यहां पे कोई विधि का मामला आ गया उसको सुनेगा सुप्रीम कोर्ट। लेकिन बाद के अंदर किसी को जमानत देनी है तो सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। यहां पे किसी व्यक्ति पे मजाक कर दिया कि मजाक कर सकते हैं या नहीं कर सकते देश के अंदर, वो मामला भी सुप्रीम कोर्ट सुन रहा है। कोई व्यक्ति भारत में रहेगा पाकिस्तान जाएगा, वो मामला भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर दायर कर दिया जाता है। इवन कल परसों तो कुछ व्यक्तियों ने, 3 जने थे, उन्होंने याचिका लगा दी सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि पहलगाम हमले की जांच कराओ आप लोग। तो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई कि हमारा काम नहीं है जांच करना, हमारा काम है न्याय करना, फैसला सुनाना। जो जांच एजेंसी है उनका काम है, एनआई को दे रखा है ना टास्क, एनआई अपने आप ही जांच करेगी। और ये छोटे छोटे आप लोग पीटे मीटर भी हमारे पास में ले आते हो। इवन हमारे आर्टिकल 32 में कहा गया किसी का भी मूल अधिकार हनन होता है वो सुप्रीम कोर्ट में सीधा जा सकता है। तो बहुत सारे अजीबोगरीब मामले सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने लगे, करोड़ों की संख्या के अंदर हमारे मामले हमारी न्यायपालिकाओं के सामने पेंडिंग पड़े हैं। तब यहां पे जुर्रत आन पड़ती है कि यहां पर बेंच हो, यहां पर बेंच हो, यहां पर बेंच हो, तो अलग अलग बेंचें यहां पे होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट की। तो ऐसी डिमांड अलग अलग समय पे उठती आ रही है और लगातार उठती भी रहती है। तो हम लोगों से कई बार पूछे कि क्यों होनी चाहिए बेंच, तो हम लोग कहेंगे दूरी ज्यादा है। ये आंकड़े बता दोगे आप लोग कितने केसेस कौन से कोर्ट के यहां पे जा रहे हैं। दूसरा, अलग अलग समय पे हमारे जो विधि आयोगों ने कहा है वो मामले आप लोग बता दोगे। और इतिहास में भी 2 बार सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बेंच बैठाई है, कि पहली बार नहीं होगा ये, तो यहां पे बेंच बैठाई जा सकती है। इसके बाद में मामला आता है कि क्यों नहीं बैठाते, फिर ये सब कुछ हो जाते हैं। तब हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उन्हीं को ही रोस्टर डिसाइड करना पड़ता है कि कौन से जज कौन से मामलों को सुनेंगे। जब हम लोग अलग अलग जगह बेंचेज बैठा देंगे उसके बाद में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास में ये चुनौती आन खड़ी होगी कि वो कौन से मामलों को कौन से कोर्ट को दे।
यानी कि कौन से मामलों को किस इलाके में भेजा जाए। तो हम लोग एक तो इनका जो एरिया है वो तो हम लोग सेट कर सकते हैं, जैसे कि हाई कोर्ट की बेंचें होती है, जैसे राजस्थान हाई कोर्ट है, जयपुर जोधपुर की बेंच को अलग अलग जिले बांट दिए हम लोग, उन्हें राज्य बांट सकते हैं। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनलिटी के जो मामले होते हैं उसको लेके कई बार चुनौती आन खड़ी हो जाती है, तब ये मना करते रहे अभी तक, और डिस्क्रिशन सोल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का है कि वही डिसाइड करेंगे। तो अलग अलग समय पे मांग उठती है और उसी मांग के अकॉर्डिंग हम लोगों ने यहाँ पे इसका इतिहास भी देख लिया, इसके बारे में जो अन्य तथ्य हैं वो भी देख लिए, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है वो भी देख लिया। तो यहाँ पे ज़्यादातर जानकारियाँ जो भी हो सकती थी वो हम लोगों ने इस सेशन के अंदर देख ली है। समझ में आया या नहीं आया, सबसे पहले तो ये बताया जाए, इतने सुनने सुनने जैसे हो जाते हो। बाकी रोजाना हम लोग सेशन रखेंगे इसी समय शाम को 8:30 पर। पॉलिटिक्स का होगा या पॉलिटी का होगा, दोनों ही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 7 बजे अपनी करंट अफेयर की क्लास रहती है, सुबह 9:30 पर हमारी राजस्थान आर्ट कल्चर की क्लास रहती है, और शाम को हम लोग ये पॉलिटिक्स या जो इस प्रकार के मुद्दे होते हैं जिनमें गहराई की जरूरत होती है वो हम लोग देख लेंगे। ओके, हाँ ये डाल दूंगा मैं एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। और बाद के अंदर और भी जैसे सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड मामले रहते हैं वो हम लोग डिस्कस करते ही रहेंगे। तो अलग अलग ये सभी एक इंपॉर्टेंट रहने वाले हमारे एग्जाम के अंदर। बाकी जो कोई भी पॉलिटी डिटेल में पढ़ना चाहते हैं वो एप्लीकेशन ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे हम लोग पढ़ ही रहे हैं आर्टिकल्स। ये थोड़ा सा बेहतर आर्टिकल, वैसे सारे आर्टिकल हम लोग डिटेल में पढ़ रहे हैं। कल परसों हम लोगों ने पढ़ा था आर्टिकल 129, उसको भी पूरी ही डिटेल के साथ में, तभी हम लोग एक संविधान पे, हमारी पॉलिटी पे, पॉलिटिक्स पे बेहतर कमांड बना पाएंगे। ओके, समझ में आ गया। चलो फिर मिलते हैं हम लोग बाकी नेक्स्ट सेशन के अंदर, और उसके अंदर किसी और विषय पे चर्चा करेंगे। सेशन देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।